हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर का नाम था जर्नल एंड लेजर। तो आपके जो किताब में ये चैप्टर दे रखा है वो सिंगल चैप्टर में ही दे रखा है, जर्नल भी लेजर भी। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ जर्नल वाला पोर्शन ही डिस्कस किया था, और फॉर दैट मैटर अभी भी हम जब लेक्चर शुरुआत करेंगे तो हम जर्नल वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बिफोर मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते, रिवाइज कर लेते कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने समझा था कि जर्नल क्या होता है। तो जर्नल एक किताब होती है जिसमें ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड होती है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है। यानी ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डिंग वाला जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करता है जर्नल। इसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है कि जर्नल में ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मतलब डेट वाइज होती है, राइट। अच्छा, बाकी पे सिंपल बात है कि रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है, जो जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसके प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं, नहीं तो जर्नलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो एंट्री आती है, जो रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन को, उसकी जो एंट्री होती है किताब में, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि तीन मेन फंक्शंस होते हैं जर्नल के, एच ए आर हार। एच से हिस्टोरिकल फंक्शन, ए से एनालिटिकल फंक्शन, आर से जो मैंने पहले भी बोला रिकॉर्डिंग फंक्शन। तो ये आपका अगेन मैंने लेक्चर में भी बताया था कि इसको भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर जर्नल का मेन अपना फॉर्मेट होता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट के कॉलम आते हैं। हालांकि आपकी किताब में एक वाउचर नंबर का भी कॉलम बना रखा है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस कराते वक्त बताया था कि वाउचर नंबर का कॉलम इतना जरूरी नहीं कि आप बनाओ ही बनाओ, बिकॉज वाउचर नंबर का रेफरेंस आप नरेशन में भी डाल सकते हो, राइट। तो नरेशन क्या होती है, बाय द वे, नरेशन हर ट्रांजेक्शन की जो हम एंट्री डालते हैं जर्नल में उसकी नरेशन लिखते हैं। नरेशन मींस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, कि भाई आप कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर गुड्स बेचे, सेल करी, तो मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा नरेशन में, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब कैश में बेचा तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, क्रेडिट पे बेचा तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मतलब कोई रूल नहीं है, कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं है, वो अपने हिसाब से हम एक ब्रीफ वे में एक लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर देते हैं जिसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। अच्छा, बाकी जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है, मतलब एक कह रहा हूं, वैसे कुछ अकाउंट डेबिट होते हैं, कुछ क्रेडिट होता है, राइट। डबल एंट्री सिस्टम में होती है जर्नल एंट्री, तो डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, इसके लिए हम अपने डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाते हैं जो हमने अपने पुराने चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे हमने बोला था कि दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। हालांकि कुछ ना लिखा हो, अगर आपको कोई जबरदस्ती ना हो, तो आप हमेशा मॉडर्न अप्रोच लगाओ, ये मैं बार बार बोलता हूँ, बिकॉज वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा इजी टू अप्लाई, और रियल लाइफ में मॉडर्न अप्रोच ही लगता है। बट हाँ, कभी कभी ट्रेडिशनल अप्रोच भी लग जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न रूल्स हैं, या जिनको हम ब्रिटिश रूल्स या अकाउंटिंग इक्वेशन के जो अप्रोच बोलते हैं, इनके हिसाब से डिसाइड होता है कि जर्नल में कौन सा अकाउंट डेबिट में लिखना है, कौन सा क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बोला था सिंपल जर्नल एंट्री इन कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जहां पे सिर्फ दो ही अकाउंट आते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, बस इसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। इसके मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया था। इसी प्रकार से कंपाउंड जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री होती है जिसमें मोर देन टू अकाउंट्स यूज होते हैं, है ना। तीन अकाउंट भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ अकाउंट डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा, अब वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मोर देन टू अकाउंट्स जहां पे यूज होते हैं जिस जर्नल एंट्री में, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कभी कोई भी ऐसी जर्नल एंट्री नहीं होगी जहां पे एक ही अकाउंट आ रहा हो, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम में एटलीस्ट दो अकाउंट तो आते ही आते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो इसलिए मिनिमम टू अकाउंट्स तो होंगे ही होंगे। ओनली टू अकाउंट्स है जनरल एंट्री में तो उसको बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। मोर देन टू अकाउंट्स है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। फिर हमने टाइप्स ऑफ जर्नल देखा था। एक मैंने बोला था स्पेशल जर्नल, दूसरा बोला था जनरल जर्नल या फिर जर्नल प्रॉपर। स्पेशल जर्नल में क्या क्या आते हैं, कैश बुक, बैंक बुक आता है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक।
इसमें मैंने आपको क्या क्या बुक्स करा दिए थे, मैंने परचेज बुक बता दिया था, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न और सेल रिटर्न बुक करा दिया था। कैश बुक बैंक बुक का अलग आपका चैप्टर ही है, उसमें कवर कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक की ऐसा हमें जरूरत पड़ती नहीं, कहीं पूछते नहीं है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लगा मुझे तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अलग चैप्टर है, मैं वहीं पे आपको बता दूंगा कि ये बुक क्या होती है, हालांकि इसके फॉर्मेट वगैरह में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो सबसे बुक्स होती हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स होती है वो होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा कैश बुक भी इंपॉर्टेंट होती है, बट वो अलग चैप्टर में होता है, तो इसके बारे में मैं यहां पर डिस्कशन नहीं करता। परचेज बुक क्या होती है, अब देखो परचेज बुक वो बुक होती है जहां पे हम लोग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रेडिट परचेज और गुड्स। ठीक है, तो नोट में मैंने देखो लिखवा रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, परचेज बुक में नहीं आएगा। कहां आएगा अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, आज ही बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से कैश परचेज ऑफ गुड्स है, वो भी नहीं आएगा। ओनली क्रेडिट परचेज होनी चाहिए, वो भी गुड्स की होनी चाहिए, तभी परचेज बुक में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेल्स बुक क्या होती है, वो किताब होती है जहां पे हम लोग क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे भी ध्यान रखना है कि क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में। कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, ये भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से आपको फॉर्मेट वगैरह भी दिखा दिए थे। तो परचेज बुक सेल्स बुक का फॉर्मेट देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब कैसे कैसे इसमें ट्रांजेक्शन डालनी होती है ये हमने इलस्ट्रेशन की मदद से लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर हमारा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक होता था। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न है ना, तो रिटर्न ऑफ गुड्स वो भी जो परचेज करी थी क्रेडिट में, वो यहां पे रिकॉर्ड होती है। तो मैंने आपको याद रखने के लिए बस बोला था कि जो परचेज आपने परचेज बुक पे रिकॉर्ड करी होगी, उस परचेज में से अगर कोई गुड्स वापस हो रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। सिंपल। अब इसके बिल्कुल वैसे ही कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। यहां पे हम लोग डेबिट नंबर लिख देते हैं। परचेज बुक सेल बुक में हम लोग इनवॉइस नंबर लिखते हैं, क्योंकि सेल हो चाहे परचेज हो उसमें एक इनवॉइस होता है। सेल्स इनवॉइस होता है जो हम कस्टमर को देते हैं, या परचेज इनवॉइस होता है जो हमारा सप्लायर हमको देता है। लेकिन जब परचेज रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर का यूज नहीं होता है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट यूज होता है, इशू किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न के साथ डेबिट नोट इशू किया जाता है, तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डेबिट नोट नंबर देना होता है, उसका रेफरेंस देना होता है। अच्छा, इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। यानी याद रखने के लिए, जो सेल्स आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रखी है, उसके अगेंस्ट अगर कोई रिटर्न हो रहा है तो वो आपके सेल्स रिटर्न बुक में आ जाता है। तो इसका भी बिल्कुल उसी प्रकार का फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स। ध्यान रखना है यहां पे आता है क्रेडिट नोट नंबर, बाकी लेजर फोलियो और अमाउंट एज इट इज आ जाता है। मेन है क्रेडिट नोट नंबर आपका यहां पे आता है। क्रेडिट नोट क्या होता है, बेसिकली जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम अपनी कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करते हैं, बताते हुए कि भाई हमने आपको अपनी किताब में क्रेडिट कर दिया। मैंने सारा लॉजिक वॉजिक यहाँ पे बता दिया था वैसे लास्ट क्लास में, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें क्रेडिट नोट नंबर का रेफरेंस देना होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी लास्ट लेक्चर की डिस्कशन थी। तो मैंने मेन चारों किताबें आपको पिछली क्लास में करा दी थी। अब एक किताब जो आपकी बच गई, वो बच गई रेजिडुअल किताब, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक बार बार बोल रहा हूं, अगले लेक्चर में मतलब अगले चैप्टर में कवर हो जाएगा। मेन आपका बच गया जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अब होपफुली अब रिवीजन हमारा हो गया बढ़िया, ये जो भी 8-10 मिनट है उसमें। अब हमको अपनी पढ़ाई में वापस आना है। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हमें स्टार्ट करना है। तो भाई मैं तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ लिखते होंगे बच्चों। जब मैं इतनी मेहनत करके एक एक चीज लिखता हूं तो आई डोंट सी एनी रीजन आप मेरे साथ क्यों नहीं लिखते होगे। तो इस अजम्पशन के साथ कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो, आप हेडिंग डाल लेना जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर में क्या बेसिकली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ध्यान रखना जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है, अच्छी बात है कि जर्नल प्रॉपर का अपना कोई फॉर्मेट नहीं है। नॉर्मल जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा भी था, वही जर्नल प्रॉपर का सेम फॉर्मेट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर का अपना कोई अलग फॉर्मेट नहीं है जैसे सेल बुक, परचेज बुक का होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखती है कि किस तरह की ट्रांजैक्शन या कौन सी ट्रांजैक्शन है
जो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल के मेरे साथ साथ इसमें लिख लो, दोज ट्रांजैक्शंस for which no special journal exists are recorded in journal proper। ठीक है, तो आप इसको सिंपली स्पीकिंग ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इसको आप मन में सोच लेना कि ये रेजिडुअल बुक है। रेजिडुअल बुक का मतलब क्या हुआ कि भाई जिन ट्रांजैक्शन को किसी और जर्नल में जगह नहीं मिल रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको किसी और जर्नल में घर नहीं मिल पा रहा, उसको घर कहां मिलेगा, उसको जर्नल प्रॉपर में मिलेगा। भाई जो ट्रांजैक्शन सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, बैंक बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जितनी भी मैंने आपको ये किताबें लिखवाई थी स्पेशल जर्नल के अंदर, जो ट्रांजैक्शन तो उनमें से किसी किताब में आ गई वो तो खत्म, वो रिकॉर्ड हो गई। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होंगी, और कुछ क्या कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शन निकल के आएंगी जो इनमें से किसी भी किताब में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी। तो उन ट्रांजैक्शंस को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। इसका दूसरा नाम मैंने पहले भी जैसे कि बोला, जनरल जर्नल भी बोलते। तो एक काम करता हूं मैं, ताकि आपको याद रहे, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कि कभी आपको एमसीक्यू ऑप्शन में जर्नल प्रॉपर वर्ड की जगह जनरल जर्नल मिले तो आप घबरा ना जाओ कि कहां गया सर जनरल प्रॉपर। तो जनरल जर्नल, जर्नल प्रॉपर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखना, ये फर्स्ट एरो में आपने लिख दिया, फर्स्ट एरो डाल देना इसको, सेकेंड एरो में लिखना सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, some important transactions recorded in journal proper। some important transactions recorded in journal proper। तो भाई देखो, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दूंगा मैं आपको कि भाई यही ट्रांजैक्शन है जो जर्नल प्रॉपर में आएंगी। सेल बुक, परचेज बुक, बाकी जितनी भी हमने स्पेशल जर्नल बोली थी वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां बस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ही आती थी। लेकिन जर्नल प्रॉपर, क्योंकि अब ये रेजिडुअल किताब मैंने बोली, तो इसीलिए इसमें मैं आपको कोई ये नहीं लिस्ट लिखवा सकता कि भाई इस ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन इसमें आएगी, इसके बाहर कोई नहीं आएगी। तो ऐसे कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बताई जा सकती। लेकिन कुछ कॉमनली अकरिंग ट्रांजैक्शन या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो जर्नल प्रॉपर में आती है। तो वो मेरे साथ लात लिख लेना। तो सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, और एक हाथ ट्रांजैक्शन पे तो आपकी किताब में क्वेश्चन भी है, और एक हाथ ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जिसके ऊपर आपका सेपरेट चैप्टर में कवर होगा। तो सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। जैसे फर्स्ट लिखना ओपनिंग एंट्रीज, तो इसके ऊपर आपकी किताब में क्वेश्चन है। एंड आई थिंक जितनी मेमोरी मेरी बोलती है, यहाँ पे आपके एटलीस्ट 2 इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएंगे ओपनिंग एंट्रीज के ऊपर। रादर ओपनिंग एंट्रीज गर्ड टेक्निकली गलत है बच्चों, इसको ओपनिंग एंट्री बोलना चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, इट इज अ सिंगुलर टर्म, ओपनिंग एंट्री, नॉट ओपनिंग एंट्रीज। तो ये भी अगर आप प्रॉपरली लिखना, ओपनिंग एंट्री तो क्या होती है पहले लिख लो इसमें, ओपनिंग एंट्री में फर्स्ट बुलेट पॉइंट डाल के, फर्स्ट एंट्री ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड की पहली एंट्री ही होती है ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, रिकॉर्ड्स balances of assets, liabilities and capital carried forward from previous year। ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज
सिंपली स्पीकिंग इस एंट्री में हम कौन से बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं भाई? ओपनिंग बैलेंसेस। अगेन दिस कैन बी वेरी इजीली आस्क्ड इन योर एमसीक्यू कि ओपनिंग एंट्री में कौन से बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं भाई? क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी इसकी एंट्री होती कैसे है? बहुत ही सिंपल है। तो एंट्री लिख लो, जर्नल एंट्री, ठीक है। ओपनिंग एंट्री बोले तो सिंपल जर्नल एंट्री, राइट। और कहां पे रिकॉर्ड हो रही है ये? भूल मत जाना, मेन मैंने क्या लिखवाना शुरू किया था? जर्नल प्रॉपर। तो ओपनिंग एंट्री कहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि इसके लिए कोई और आपको घर मिलेगा नहीं, कोई भी और स्पेशल जर्नल नहीं है इसके लिए, तो इसलिए इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। और एंट्री लिख लो, क्या होती है इसमें? एसेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना इंडिविजुअली डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, फिर से ब्रैकेट में लिखना इंडिविजुअली टू कैपिटल अकाउंट। इसमें इंडिविजुअली ना लिखो, लेकिन फिर भी अगर पार्टनरशिप की केस है तो पार्टनरशिप में आपको पता ही है हर पार्टनर का अपना कैपिटल अकाउंट होता है अलग अलग, तो उस केस में फिर अलग अलग पार्टनर का अपना अपना कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, है ना। और बाकी रिजर्व्स वगैरह हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो मोटी मोटी आपकी ये एंट्री यहाँ पे होती है। और अमाउंट क्या आता है यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये दोबारा से चाहे तो मतलब लिख लो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। तो देखो है क्या चक्कर ओपनिंग एंट्री का, मैं जल्दी से समझा देता हूं आपको। एंट्री आपने लिख ली होगी मेरे साथ साथ, अगर नहीं लिखी बाय चांस तो वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख लेना, फिर मेरी बात को सुनना। आपको अभी बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप बस समझ लेना मैं जो आपको बता रहा हूं। एक सिंपल टाइमलाइन बना लेते हैं, एक सिंपल टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सालों की बात करता हूं, चलो 2 सालों की बात करते हैं। मानो ये एक साल है, 1 अप्रैल 2023 को जो स्टार्ट होता है, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने सपोज सिंपली स्पीकिंग बोल दिया ईयर 1। अब यहां से नया साल शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को, राइट। और इस साल को बोल देते हैं ईयर 2। ये कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। तो एक मैंने बोल दिया ईयर 1, एक मैंने बोल दिया ईयर 2, ठीक है। अच्छा, ईयर 1 खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनेंगे। मुद्दे की बात है, यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी जिसमें सारे आपकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट्स सबके बैलेंसेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। तो बेसिकली ईयर 1 के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। आपको अब आई होप पता होगा कि क्लोजिंग डेट पे सब होने के बाद सिर्फ एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल के बैलेंसेस बच जाते हैं, क्योंकि बाकी जो नॉमिनल अकाउंट्स के जो आइटम होते हैं वो तो सब P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सिर्फ एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल के बैलेंसेस आपके बच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये क्लोजिंग बैलेंस आपका अगले साल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा? तो हम क्या करते हैं, अगला साल जब शुरू होता है तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन रहा है उसको हम लोग अपनी किताबों में, मतलब ईयर 2 अगले साल की किताबों में लेके आ जाते हैं, और इसको लाने के लिए हम लोग एक एंट्री पास कर देते हैं जिसका नाम पड़ गया ओपनिंग एंट्री। दैट्स इट। इतना सिंपल आपका ये कॉन्सेप्ट है ओपनिंग एंट्री का। तो सिंपली स्पीकिंग जो भी ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल से हमें जो इस साल कैरी फॉरवर्ड करना है उसको हम लोग अपनी किताबों में लेके आते, करंट ईयर की किताबों में, और उसको लाने के लिए हम लोग पास कर देते ओपनिंग एंट्री। तो ये ओपनिंग एंट्री जो भी पास हो रही होगी वो साल के पहले दिन पे पास हो रही होगी। तो जैसे अगर मैं ईयर 2 की बात करूं तो ईयर 2 में 1 अप्रैल 2024 को ये ओपनिंग एंट्री पास होगी।
ईयर 1 में भी अपनी ओपनिंग एंट्री पास हुई होगी 1 अप्रैल 2023 को, मतलब हर साल के ओपनिंग डेट पे सबसे पहले हम लोग ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस को लेके आएंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस का अलग हिसाब होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्लोजिंग एंट्री का अलग चीज होती है, रादर वो आपको फाइनल अकाउंट्स में ज्यादा बेहतर समझ आएगा। बट यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ ओपनिंग एंट्री के बारे में। तो क्या हमको सर ओपनिंग एंट्री की बात समझ आ गई? तो एंट्री पास करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें एसेट लेके आने हैं, ओपनिंग बैलेंसेस एसेट के। एसेट क्या होता है? एसेट के क्या बैलेंसेस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। इसलिए जितने भी एसेट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको हम एक एक करके डेबिट कर देते हैं। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज के जो भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं उसको हम लाइबिलिटीज अकाउंट में अलग अलग जो भी है उसमें क्रेडिट कर देते हैं। और ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, मतलब जितने भी आपके बैलेंसेस हैं लाइबिलिटी कैपिटल वगैरह के, उसको हम अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री हमेशा भाई साहब मैच करेगी, ये आपको समझना है खुद ही। ये एंट्री हमेशा मैच ही करेगी, क्योंकि आप चाहे इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चाहे अब इसको बैलेंस शीट की नजरिए से सोच लो कि भाई बैलेंस शीट में एक एसेट साइड है, एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, दूसरी साइड कैपिटल और लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब ये आपका हमेशा इक्वली आएगा। तो इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगी। वो अलग बात है कि इसमें से अगर मान लो मैं आपको एसेट की फिगर दे दूं, लाइबिलिटीज की फिगर दे दूं, कैपिटल की फिगर छुपा दूं, तो अब ये एंट्री पास करके कैपिटल की फिगर एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, वो एक अलग कहानी है। पर टोटल ये जो पूरी अपने आप में एंट्री ये हमेशा टैली करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ आ गई, बहुत सिंपल है। तो एक काम करो, फटाफट से एक बार मैं आपको किताब के इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे लेके आना चाहता हूँ। किताब के इलस्ट्रेशन नंबर 15 में एक बार आएंगे। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 42। पेज नंबर है 42। तो पढ़ लो एक बार क्या क्वेश्चन है। देखो बहुत ही सिंपल है। कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट एज ऑन। डेट्स ध्यान रखना, मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको डेट्स का ध्यान रखना है। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। वो कह रहा है पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2022। समझ आई? मैंने जो आपको कहानी यहां पे समझाई थी उसी से लिंक करना कि 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, अगले साल 1 अप्रैल 2024 को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पूछ रहा है आपसे, ओपनिंग एंट्री। आई होप बात समझ आई होगी आपको कि अगले साल की आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। अब देखो क्या क्या दे रखा है। सुबोर्ड्स कैपिटल, ये तो कैपिटल हो गया अपने आप में। लोन फ्रॉम एचएच बैंक, ये लाइबिलिटी हो गई। प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट हो गया। कैश इन हैंड एसेट हो गया। बैलेंस एट सीसी बैंक, ये सिंपली स्पीकिंग बैंक बैलेंस है, एसेट हो गया। डेटर्स आपके एसेट हो गए। क्लोजिंग स्टॉक एसेट हो गया, हाँ वो इस साल ओपनिंग स्टॉक की तरह आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट हो गया। बस जो भी एसेट है उनको एक एक करके डेबिट करना है, जो भी लाइबिलिटीज है उसको एक एक करके क्रेडिट करना है, और कैपिटल को भी क्रेडिट करना है। आपकी ओपनिंग एंट्री बन जाएगी। चाहे तो यहीं से चेक कर लो, देख लो। प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट कर दिया। कैश इन हैंड एसेट डेबिट कर दिया। बैलेंस एट सीसी बैंक डेबिट कर दिया, एसेट है। डेटर डेबिट कर दिया, एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट कर दिया। हाँ यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक को रिप्लेस करके लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक, ये काम आप कर सकते हो। मतलब फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यहां पे हमको टेक्निकली लिखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा प्रीपेड इंश्योरेंस हमने डेबिट कर दिया। टू कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल लिख लिया। लोन लाइबिलिटी, टू ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी। आपकी एंट्री चेक कर लेना, एंट्री हमेशा मैच ही करेगी। एंट्री का टोटल आप चेक करते बैठ लेना, चाहे अगर मन करे तो, क्योंकि एंट्री आपकी हमेशा मैच करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ओपनिंग एंट्री का और है, यही है नहीं तो क्लोजिंग एंट्री है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 17। 15 मैंने करा दिया, 17 आपको होमवर्क में करना है। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है ओपनिंग एंट्री का, और यहां तो उसने क्रेडिट बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस तोड़ के भी अलग अलग दिखा दिया, और भी सिंपल काम कर दिया उसने। डेबिट बैलेंसेस में देख लेना सारे एसेट होंगे, क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होंगी। बस इसको एंट्री में लेके आना है आपको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये आप अपने आप होमवर्क में कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 17 तो आज का पहला
होमवर्क लिख लेना, मतलब पहली बार ही मैं आपको ढंग से प्रॉपरली होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। यस, बी में लिखना बच्चों। ठीक है, याद है ना क्या कर रहे थे हम लोग? जनरल प्रॉपर के एग्जांपल्स लिख रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस बता रहा था जो जनरल प्रॉपर में आता है। उसमें ए में हमने ओपनिंग एंट्री लिखा था, बी में लिखना क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से लिखना, ओपनिंग एंट्री लिखा था, सिंगुलर था, अब मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग एंट्रीज यानी प्लूरल। ठीक है, तो यहां पे लिख लो क्लोजिंग एंट्रीज में क्या डालते हैं। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? इट मींस ट्रांसफरिंग balances of incomes oblique expenses, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, टू ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना इनकम स्टेटमेंट। so as to prepare final accounts at the end of the year। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज में आपको लिखवा ही देता हूं, हालांकि ये बेटर आपको समझ आता है फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में। तो बेसिकली देखो क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या है, जो भी हमारे इनकम एक्सपेंस वगैरह के अकाउंट होते हैं उसको हम लोग एक एक करके अपनी पीएनएल अकाउंट में डालना शुरू करते हैं, ताकि हम फिर पीएनएल अकाउंट बना के अपने प्रॉफिट्स निकाल पाए। बस इन्हीं का नाम पड़ेगा क्लोजिंग एंट्रीज। तो साल के अंत में पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए हम सारी नॉमिनल अकाउंट्स को, इनकम्स, एक्सपेंस, सेल, परचेज, खर्चे वगैरह, इनकम जो भी है, मतलब उन सबको कहां डालते हैं? अपने पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अकॉर्डिंगली उसमें डालते हैं, और उससे फिर हम लोग निकालना शुरू करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। मतलब उससे हम फिर अपना क्लोजिंग एंट्री पास करके पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, और उससे हम फिर अपने प्रॉफिट्स वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं क्या क्या एंट्री हो सकती है। सेल्स अकाउंट होगा, तो सेल्स अकाउंट कहां चला जाएगा? सेल्स अकाउंट चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मन में अगर आपको याद होगा बचपन का ट्रेडिंग अकाउंट, तो याद करते हुए चलना कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल्स आता था, तो बस ये हमने वहां पे ट्रांसफर कर दिया। इसी प्रकार से परचेस, परचेस को कहां ट्रांसफर कर देते? पीएनएल अकाउंट के, पीएनएल अकाउंट कह दिया, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ये, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अब ये बाद में देखेंगे क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट हाँ, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल होते हैं इनके फ्रेट इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, है ना, जो फैक्ट्री वगैरह के अंदर खर्चे हो रहे होते हैं, ये सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो आपके नॉर्मल खर्चे होते हैं, मतलब नॉर्मल इन द सेंस इनडायरेक्ट बचे हुए खर्चे होते हैं, वो हम पीएनएल अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पे भी एक सवाल है आपकी किताब में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। अच्छा, कोई अदर इनकम है तो वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाता है। अदर इनकम, सेल वगैरह के अलावा जितने भी इनकम है वो आपके पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चला जाता है, एंड सो ऑन। मतलब मेन मैंने लिख दी एंट्री, तो बस इनको हम बोल देते क्लोजिंग एंट्रीज। देखो अब यहां से एक से ज्यादा एंट्री पास हो रही है, एक से ज्यादा एंट्री पास हो रही है, इसलिए इसको मैंने बोला क्लोजिंग एंट्रीज प्लूरल में।
ओपनिंग एंट्री में हम सिंगल एंट्री पास कर रहे थे, तो इसलिए वहां पे सिंगुलर लिखा था ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 16 होगा इसका, नोट कर लेना आप। इलस्ट्रेशन नंबर 16 एक बार चेक कर लेते कि क्या क्वेश्चन है। हालांकि मैंने बोला क्योंकि इसका फाइनल अकाउंट से लिंक है ना, तो वहां पे ज्यादा समझ आता है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 16, यहां पे आपको ज्यादा डिटेल में दिखेगा। पास क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एज ऑन 31 मार्च 2021। तो क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, पता है आप लोगों को, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। नहीं पता तो फाइनल अकाउंट्स में आपको सिखा दूंगा। परचेज अकाउंट ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। रिटर्न आउटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न, तो ये वैसे परचेज में से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो या फिर ये आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, परचेज को आप ट्रेडिंग के डेबिट में डाल रहे हो तो परचेज रिटर्न को उल्टा कर सकते हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल सकते हो। दोनों में से कुछ भी करा जा सकता है। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आ जाता है। रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न, या तो ये एडजस्ट कर लो विद सेल्स, या फिर किताब वाले इसको ट्रेडिंग अकाउंट में उल्टी साइड ले जाते हैं। भाई सेल्स क्रेडिट साइड पे आता है तो ये डेबिट साइड पे डाल दो। सैलरीज पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा नॉर्मल। इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा। बेड डेट्स पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। बस फर्क इतना है, यहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाना नहीं है, आपको उसकी एंट्री पास करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो वैसे तो देखो किताब वालों ने एंट्री डाल रखी है लेकिन मैं आपको एक काम करता हूं, इस एंट्री को समझाने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो आप मेरे साथ एक काम करो। हालांकि फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में सीखते हैं ये, लेकिन अभी एकदम सिंपल सिंपल हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो आप चाहे तो मेरे साथ बना लेना, फिर मैं उसके रेफरेंस में आपको देखो एंट्री सिखा दूंगा। आपको ज्यादा अच्छे से पिक्चराइज हो जाएगी एंट्री जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे और पीएनएल अकाउंट बना लोगे। ठीक है, चलो मैं यहां पे डाल देता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में इसमें शायद वेजेस था। ठीक है, तो डालते ही रहते एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है। फिर परचेस कितने का है, परचेस 50 है और रिटर्न आउटवर्ड 5,000 का है। तो 50,000, इसमें से 5,000 माइनस हो गया तो नेट परचेस हो गई 45,000 की। वेजेस कितने के हैं, वेजेस थे आपके, ये भी 5,000 के थे शायद, हाँ वेजेस भी 5,000 के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। इसमें से वैसे हम रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न को एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैं इसकी एंट्री आपको साइड बाय साइड करके दिखा दूंगा। तो देखो सेल्स कितना है, सेल्स है 1,00,000, सेल्स 1,00,000 है। उसके बाद सेल्स रिटर्न कितना है, रिटर्न इनवर्ड 10,000 है। तो नेट में सेल्स कितनी हो गई, 90,000 की होगी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। तो जो यहां पे प्रॉफिट बच जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में। और ये पीएनएल अकाउंट में शुरुआत होती है आपके ग्रॉस प्रॉफिट से। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है 1,05,000
इसमें से 60 चले गए तो शायद ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है 45, 40, हाँ 45 बच रहा है। 50 और ये 45, 95 प्लस 10, 1,05,000। ठीक है, ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब इसी को देखो मैं जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, फिर मैं पीएनएल अकाउंट में आपको लेके आऊंगा। इसी को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट में आपने क्या क्या चीज डाली, डेबिट में चेक करना आपने क्या क्या चीज डाली। आपने ओपनिंग स्टॉक डाला, आपने परचेज डाला, लेकिन उसमें से 5,000 की परचेज रिटर्न को एडजस्ट करा, और आपने यहां पे वेजेस डाला, ग्रॉस प्रॉफिट बाद में। ठीक है, तो इसी को हम पहले डेबिट साइड पे लिखते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो देखो जो जो मैंने येलो से कलर कर रखा है उसको देखते हुए चलना। तो एक हमने ओपनिंग स्टॉक डाला, टू ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ये डालने से पहले एक बात समझना, ये डालने से पहले एक बात समझना, इसको देखना, परचेज और परचेज रिटर्न को देखना। आपने क्या किया, आपने परचेज रिटर्न को परचेज में से एडजस्ट कर दिया। तो परचेज रिटर्न को परचेज में से एडजस्ट करने के लिए एंट्री पता है क्या होगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया है, परचेज को एडजस्ट कर दिया। तो इसको मैं साइड बाय साइड एडजस्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि किताब वालों ने इसको अलग ढंग से किया, बट मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं यहीं पे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। ठीक है, अभी आप चेक कर लेना, सब बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अब मैं एक एक करके सारी चीजें डालता हूं। तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट है कितना, 5,000। ठीक, चलो। टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000। टू परचेज, पूरा 50,000। और क्या डाला, टू वेजेस 5,000, टू वेजेस 5,000। तो फाइनली नेट में ट्रेडिंग अकाउंट में कितना डेबिट हो रहा है, 5 5 तो कट गया, 60,000 आपका यहाँ पे डेबिट हो रहा है, 60,000 आपका यहाँ पे डेबिट हो रहा है। चेक कर लेना। तो आप चाहे यहां से देख लो, देखो नेट में कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, आप इनका टोटल कर लेना। ये कितना अमाउंट आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया, इसका इतना अमाउंट का आप टोटल चेक कर लो, 60,000 आ रहा है, बस उसी को मैंने देखो यहाँ पे एंट्री में कर दिया। 60,000 यहाँ पे टोटल डेबिट हो रहा है। क्या आपको दिख गई बात, आपको क्या बात दिख गई। इसी प्रकार से दूसरी एंट्री करते हैं, इसी तरह से सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना है सेल्स, सेल्स है 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 15,000। अब यहां पे भी वही काम कर रहा हूं, देखो ये जो हम एडजस्ट कर रहे हैं सेल्स रिटर्न को सेल से, यहां मैं इसी को क्या एडजस्ट करने के लिए कर रहा हूं, मैं यहां पे टू रिटर्न इनवर्ड कर रहा हूं, या सेल्स रिटर्न बोलो जो भी बोलो, यहां पे मैं रिटर्न इनवर्ड को एडजस्ट कर रहा हूं इसी एंट्री में। तो ये शायद 10,000 था, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना बैलेंस बच गया, ये बच गया 1,15,000 में से 10 गए, 1,05,000, 1,05,000। इसको भी टैली कर लेना, इसको भी टैली करा लेता हूं, इस 1,05,000 को। तो आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में नजर मारना, कितना टोटल क्रेडिट किया आपने, 90 एंड 50। इस पोर्शन पे आप ध्यान देना, कितना आपने डेबिट का रखा है, क्रेडिट का रखा है, या आपने कर रखा है 1,05,000।
तो वही फिगर यहाँ पे आ गई। और अब इन दोनों फिगर का डिफरेंस देख लेना, 60,000 एंड 1,05,000। 1,05,000 से क्रेडिट किया, 60 से डेबिट किया, तो नेट आपका बच गया 45,000, विच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने बोला हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में। उसके लिए एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहा था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं अपने ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज के साथ ही। ठीक है, तो जब आप बनाओगे क्या, आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो आपका यहां पे देखो, हम यहां पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, वर्ड हम यहां लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये ट्रांसफर कहां से हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से कोई लेजर अकाउंट नहीं खोल लेते नया कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट खोल लो, नहीं। यहां लिख रहे हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उसका अकाउंट नहीं खोल रहे। हम डायरेक्टली एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं टू पीएनएल और यहां लिख रहे हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली में। हाँ, लिख देते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये भाई हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हो। तो यहां पे ये 45,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। राइट, इतना हो गया क्लियर? आई होप पहले यहां तक समझ आ गया। अब सेम काम आपको पीएनएल अकाउंट में भी करना है। तो फटाफट से खर्चे देख लो पीएनएल अकाउंट में क्या क्या है आपके। सैलरीज, इंश्योरेंस, बैड डेट्स। तो टू सैलरीज, टू इंश्योरेंस, टू बैड डेट्स, और आई थिंक एक डिस्काउंट अलाउड भी है, तो वो भी लिख देता हूं, टू डिस्काउंट अलाउड। तो कितना कितना है चेक कर लेते हैं। तो सैलरीज है 8,000, इंश्योरेंस कितना है 1,000, बेड डेट्स कितने हैं 3,000, डिस्काउंट अलाउड नीचे दे रखा था आपको कितना है 4,000, और बाकी इधर इनकम है, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है और कोई शायद एक इनकम और थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 3,000। दोनों भी 3,000 है क्या? एक एक ही फिगर इन्होंने इतनी साली ले ली, तीन 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 करके तीन फिगर उठा ली इन्होंने, बट एनीवे कोई बात नहीं। तो बस अब जो आपका यहाँ पे फिगर बच जाता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब फिर से ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं नेट प्रॉफिट, बट उसका कोई अकाउंट नहीं खुलता। एक्चुअली में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं सीधा उठा के कैपिटल अकाउंट में। तो रियलिटी में हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है 45 + 6 हो गया आपका 51। 51 में से सारे खर्चे माइनस कर दो, 51 में से 8 1 एंड टोटल 7, तो ये बच गया आपका प्रॉफिट 35,000। ठीक है, ये अकाउंट में सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूं, आपको रियलिटी में नहीं बनाना अभी, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स नहीं कर रहे। फाइनल अकाउंट्स में आप ये अकाउंट बनाओगे वो अलग चीज है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लोजिंग एंट्री को एक्चुअली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्कुल वैसी। अब तो ये और भी सिंपल है, जितनी भी चीजें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में डाली उसको यहां पे एक एक करके डाल दो। तो फिर से थोड़ा सा मतलब डबल डबल काम करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, समझ आना जरूरी है। सैलरीज, इंश्योरेंस, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, आपको इंटर में भी जाना है कल को, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स आपके इंटर में दोबारा आपको देख लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिख जाएंगे। जितना अच्छे से अभी समझ लोगे, कर लोगे, उतना आपको इंटर में आसानी होगी, बिकॉज इंटर में एमसीक्यू पेपर नहीं, इंटर में सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका प्रॉपर। तो जितना अच्छे से आप यहाँ पे कवर कर लोगे तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब इंटर में पढ़ोगे आसान लगेगा। सैलरीज, इंश्योरेंस, बैड डेट्स। तो ये नहीं कि सर हम ये एक एक एंट्री लिख क्यों रहे हैं, बच्चे बोलते हैं, मतलब हर बैच में बच्चे मुझसे झगड़ते हैं कि सर एमसीक्यू पेपर के लिए इतना क्यों लिखवा रहे हो आप एक एक एंट्री वगैरह। भाई
मैं एमसीक्यू पेपर की तैयारी नहीं करवा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करवा रहा हूं। अब वंस कॉन्सेप्चुअल तैयारी आपकी हो जाती है, उसके बाद पेपर चाहे एमसीक्यू हो, चाहे पेपर डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, आप उसको हैंडल कर पाओगे। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर नहीं कर पाओगे। 8134 8134, तो आई थिंक इसका टोटल आ रहा है 16। ठीक, इसी प्रकार से जो भी चीजें आपने क्रेडिट में डाली पीएनएल अकाउंट की, बेसिकली जो इनकम है, जैसे एक तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 3 और 3 था, है ना, 3 और 3। टोटल हो गया 6। और फाइनली जो नेट प्रॉफिट वाली बात है, उसके लिए देखो क्या एंट्री होती है। हम नेट प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना नेट प्रॉफिट आया था, 35,000 आया था। तो इसको हम लोग पीएनएल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। अब किताब बच्चे जो पढ़ेंगे किताब से वो घबरा जाएंगे। किताब वालों ने एक काम जो कर रखा है जिससे मैं एग्री नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने आपको वो सिखाया भी नहीं। पहले यहां तक तो आई होप समझ आ गया होगा। सिर्फ एक पॉइंट को लेके किताब वालों ने अलग थोड़ा ढंग से करा है, जिसका वैसे कोई फाइनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट वो है रिटर्न आउटवर्ड एंड ये रिटर्न इनवर्ड। उन्होंने इसको क्रेडिट डेबिट साइड में डाल रखा है। जैसे रिटर्न आउटवर्ड को उन्होंने यहां पे फिट कर दिया, मैं बता देता हूं। इसको उन्होंने यहां पे इस एंट्री में फिट कर दिया और इसको इन्होंने यहां पे फिट कर दिया, विच इज टेक्निकली रॉन्ग, क्योंकि आप ये कर नहीं रहे, आप इसकी एक्चुअल पोस्टिंग देख रहे हो। तो आप क्या यार रिटर्न आउटवर्ड को यहां ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हो? नहीं सर। क्या आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा रहे हो? नहीं, आप इसको परचेज और सेल में से एडजस्ट कर रहे हो। तो ये बेटर है जो मैंने करा, क्योंकि यहां पे इस एंट्री से क्या हो रहा है, इसको हम कहीं ना कहीं इसको इस 5,000 रुपए को इस 50,000 से एडजस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पे भी हम लोग इस 10,000 को कहीं ना कहीं इस 1 लाख रुपए से एडजस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। हालांकि आप इसको इधर उधर कर लोगे, उससे कोई फाइनली फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई थिंक वो गलत हो जाएगा। और सीए फाउंडेशन के जो मटेरियल है, किताबें हैं जो वहां पे करवाते हैं बच्चों को क्लोजिंग एंट्री, वो ऐसे ही कराते हैं, विच इज मोर करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको सही चीज सिखा रहा हूं। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया, मैं दिखाई देता हूं। चलो, किताब वालों ने ये कर रखा होगा, सिर्फ एक चीज कर रखी होगी, बाकी सब वही है। तो देखो, उन्होंने रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को यहां पे फिट कर दिया, जैसे मैंने आपको यहां पे बोला। देखो ये देखो यहां पे फिट कर दिया उन्होंने। इसी प्रकार से उन्होंने जो परचेज रिटर्न है उसको यहां पे फिट कर दिया होगा, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, बाकी देखो वही है, ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ये रही, सारे खर्चों को पीएनएल अकाउंट में डेबिट करने की एंट्री ये रही, इनकम को पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करने की एंट्री ये रही, और नेट प्रॉफिट जो 35,000 का आया उसको कैपिटल अकाउंट में यहां ट्रांसफर किया। बाकी सब काम वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा काम सही है या गलत है, जो भी है किताब से जहां पे अलग है मेरा, मैंने आपको बता दिया, ताकि बाद में आपको कोई डिफरेंस ना लगे, कुछ प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मैंने जो क्लोजिंग एंट्री करी है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। स्पेसिफिकली अगर मैं रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड की बात करूं, उस हिसाब से ये बेटर है। अब बच्चों, आई होप इतनी डिस्कशन के बाद अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्लोजिंग एंट्रीज में क्या काम करते हैं। और अब हम आगे बढ़ सकते होंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज की बात कर रहे थे जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। उसमें से ए और बी हमने ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर ली थी। सी लिखना, अगला लिखना ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज, चलो इसमें लिखो ट्रांसफर एंट्रीज में। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस
ट्रांसफरिंग एन अमाउंट और बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है, इट मीन्स ट्रांसफरिंग एन अमाउंट और बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। वैसे इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रांसफर एंट्रीज के, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं ड्राइंग्स की बात करता हूं। ड्राइंग्स की देखो बच्चों क्या एंट्री होती है। जब ड्राइंग्स होती है तो उस टाइम हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हालांकि अगर गुड्स विड्रॉ होते तो यहां हम टू परचेज अकाउंट भी लिखते हैं, लेकिन ठीक है वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेन अगर आपको बोलूं जनरली जो ड्राइंग्स की एंट्री होती है, क्योंकि कैश में यहाँ बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी ये एंट्री होती है। तो जितनी बार साल में ड्राइंग्स हो रही होगी उतनी बार हम ये एंट्री पास करते रहेंगे। उसके बाद हम साल के अंत में क्या करते हैं, आपको पता है ड्राइंग से क्या होता है। अच्छा, ड्राइंग से हम लोग कैपिटल कम कर देते हैं। तो ईयर एंड पे हम लोग इस ड्राइंग्स को उठा के कैपिटल से कम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एंट्री ये कर देते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये एंट्री हम लोग बाद में कर देते हैं। तो इस एंट्री में बेसिकली कर क्या रहे हम लोगों ने जो एक एक करके इंडिविजुअली ये जो भी जितनी भी ड्राइंग्स करी है उसको हम लोग एक साथ कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बच्चों ये वाली जो एंट्री मैंने आपको बताई, मैं इसको कलर ही कर देता हूं पूरी एंट्री को। ये वाली एंट्री जो कराई, या फिर इसके अराउंड बादल बना लेते हैं। ये जो पूरी आपको मैंने एंट्री बताई, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, तो इट मींस ट्रांसफरिंग एन अमाउंट और बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम जब बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफर एंट्री का, तो आप ये नोट भी कर लेना। इससे क्या होगा, एक तो आपको ट्रांसफर एंट्री का मतलब तो समझ आ ही जाएगा, प्लस एक आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाएगा कि सर ड्राइंग्स की हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े होके भी बच्चे सीए इंटर तक भी बच्चे जो पहुंच जाते हैं, सीए में जो बच्चे चले जाते हैं वो भी भूल जाते हैं, वो भी नहीं पता कर पाते कि ड्राइंग्स की एंट्री हो कैसे रही है। तो ड्राइंग्स में ये कहानी होती है। तो बेसिकली ड्राइंग्स को हम कैपिटल में डाल रहे हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे काम करते थे बच्चों बचपन में। आप प्रॉफिट छोड़ो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो होता था उसको ट्रांसफर करते थे कैपिटल अकाउंट में। ये सारी चीजें ट्रांसफर एंट्री कहलाती है। ठीक है, बट एनीवे जो भी है, ये आपकी बेसिकली ट्रांसफर एंट्री होती है। ठीक है, चलो डी, अगली एंट्री लिखना। एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस लिख लो इसका मीनिंग। एंट्रीज पास्ट एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे डेप्रीसिएशन एटसेट्रा। ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में, छुड़वा नहीं रहा बिल्कुल भी। विल बी डिस्कस्ड इन लेटर चैप्टर्स, क्योंकि इसके ऊपर आपका एक अलग ही चैप्टर है। विल बी डिस्कस्ड इन लेटर चैप्टर, इसके ऊपर आपका अलग ही चैप्टर है बाय द नेम ऑफ, मतलब चैप्टर का नाम ही है
रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो इसीलिए हम वहां पे इसको कराते हैं, वहां पे एक एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको सिखाऊंगा मैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, क्योंकि अलग ही चैप्टर में आपको ये करना ही है। इसी प्रकार से जो आपकी थर्ड या पांचवी मुझे बोलनी चाहिए ई में, वो है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अगेन बच्चों इसके ऊपर आपका सेपरेट चैप्टर है, मैं कोई ज्यादा चर्चा यहां करूंगा नहीं। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो इसमें लिख लेना एंट्रीज पास्ट फॉर करेक्टिंग डिफरेंट एरर्स एंड ओमिशंस। तो इसमें भी सेम चीज लिख लेते हैं, विल बी डिस्कस्ड इन लेटर चैप्टर। विल बी डिस्कस्ड इन लेटर चैप्टर। ठीक है जी। तो डी और ई, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, इस पे मैं ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा, बिकॉज इसको हम अलग ही चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, यस। चलो, मेन हेडिंग भाई बार बार याद दिलाऊंगा ताकि कनेक्शन लूज ना हो जाए आपका। मेन हेडिंग क्या थी जो हम कर रहे थे? जर्नल प्रॉपर। इसमें अभी मैं आपको सिर्फ स्पेशल या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा था। अभी मैं फिर आपको और भी कुछ लिखवा देता हूं। नेक्स्ट एरो पॉइंट लिख लो, अदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पल्स, खाली एग्जाम्पल्स, कुछ और ट्रांजैक्शन की लिखवा देता हूं जो बहुत ज्यादा स्पेशल टाइप की नहीं है, बट हाँ है। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो याद है परचेज बुक में नोट में हमने लिखा था क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते। तो अब आपको अब पता होना चाहिए कि अगर वो परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? वो हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट था, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। रादर फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये भी हमने सेल बुक में लिखा था नोट में कि इसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अब आपको पता होना चाहिए अगर सर इसको सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करते तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? इसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और क्या आ सकता है इसमें? बैड डेट्स, बैड डेट्स। और क्या आ सकता है इसमें? डिसऑनर ऑफ बिल। हालांकि अभी इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बताऊंगा। बट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जब हमारी किताबों में आता है तो वो बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल बुक में आता है। वही बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो उसको फिर हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और सोचते हैं और क्या ट्रांजैक्शन आ सकता है इसमें। एटसेट्रा लिख लो यार, मेरे ख्याल से बस काफी है इतने। अब जो मैंने बोला था पहले कि एग्जॉस्टिव लिस्ट तो लिखवाई नहीं जा सकती, आपको बताई नहीं जा सकती, बट हाँ मुद्दे की बात अब ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजैक्शन किसी और स्पेशल जर्नल में नहीं आ रही, स्पेशल बुक में नहीं आ रही, वो कहाँ पे आ जाएगी? वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपको बस सोचना है कि क्या इसको कोई स्पेशल जर्नल में घर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो स्पेशल जर्नल में आ गया, नहीं मिल रहा तो फिर वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार डाल के एक हेडिंग लिखना। बस जर्नल का लास्ट पोर्शन करा रहा हूं जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। जर्नल एंट्रीज
फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। चलिए, तो फर्स्ट लिखना डिस्काउंट एंड रिबेट्स। डिस्काउंट एंड रिबेट्स, तो इसमें 3 बाइफरकेशन निकालना। तो यहां पे हम 3 तरह के डिस्काउंट्स की बेसिकली बात करते हैं। एक बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और तीसरा हम बोलते हैं रिबेट। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा जाता है, अलाउड बाय सेलर ऑन परचेज इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव डिस्काउंट है, लाइक इन केस ऑफ बल्क परचेज। लाइक इन केस ऑफ बल्क परचेज। ठीक है, तो अगर मैं बल्क क्वांटिटी में परचेज करता हूं तो मुझे एक क्वांटिटेटिव डिस्काउंट मिल जाता है कि ठीक है, आप कोई चीज बल्क में खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली, दैट इज नो स्पेसिफिक जर्नल एंट्री। इसकी यानी ट्रेड डिस्काउंट की कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री नहीं होती बच्चों, याद रखना। इसको स्पेसिफिक एंट्री में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, इसकी एंट्री नहीं होती। इट इज नेटेड ऑफ टू डिटरमाइन सेल ऑब्लिक परचेज वैल्यू। ठीक है, तो ये अभी मैं एक एग्जांपल से वैसे समझा दूंगा, बट इसको हम नेट ऑफ कर देते हैं टू डिटरमाइन सेल या परचेज वैल्यू। अच्छा, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, लिखो इसमें अलाउड बाय सेलर फॉर encouraging early और टाइमली पेमेंट। जब भी बायर सेलर को पे कर देता है, टाइम से पे कर देता है, जल्दी पे कर देता है, तो उसको फिर कभी कभी कैश डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों, उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसके लिए ध्यान रखना, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसकी जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, अब यहां लिखना कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है, तो सॉरी, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम जो किताब में डिस्काउंट रिसीव बोलते हैं ना, ये बेसिकली कैश डिस्काउंट होता है। इसी प्रकार से जो कैश डिस्काउंट अलाउड, अच्छा इसकी मैं एंट्री भी लिख दूं क्या साथ साथ यहीं पे, अगर दिक्कत तकलीफ ना हो तो इसकी एंट्री भी लिख देते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम कैश डिस्काउंट देते हैं अलाउड, तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड। और इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट भाई हमें कौन देगा, मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है। डिस्काउंट हमारा क्रेडिटर, हमारा सप्लायर हमको देगा जिससे हम सामान खरीद रहे, इसलिए हमने एंट्री लिखी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो उसको क्रेडिट करना है। वही हम डिस्काउंट देंगे किसको, क्रेडिटर को थोड़ी डिस्काउंट देंगे, जिससे सामान खरीद रहे उसको थोड़ी देंगे, जिसको बेच रहे सामान अपने कस्टमर को हम डिस्काउंट देंगे। तो जो डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और उसके लिए जो एंट्री पास होती है वो होती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बात समझ आ गई। तो अब यहां से अब आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आपको जब भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड ये शब्द दिख जाए तो वो कौन से डिस्काउंट की बात हो रही है, हमेशा कैश डिस्काउंट की। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अलग से कभी भी एंट्री मतलब रिकॉर्ड होता ही नहीं। क्या होता है उसका अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगा, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा आपको, क्योंकि बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ जाए। लेकिन ध्यान रखना है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव जब भी हमें दिखता है दैट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट, नेवर ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई स्पेसिफिक सेपरेट एंट्री कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती। बात समझ में आ गई। अच्छा, लास्ट आपका रह गया रिबेट। तो रिबेट वैसे कोई स्पेसिफिकली डील नहीं किया जाता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए रिबेट के बारे में। लिख लो अलाउड फॉर एनी अदर रीजन। भाई ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ कर रहे हैं, जब हम हमारा बायर जो है या जब जो बायर है वो एक क्वांटिटी में पर्टिकुलर क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, ताकि टाइमली पेमेंट आ जाए, अर्ली पेमेंट आ जाए। इन दो कारणों के अलावा जब भी कोई रिडक्शन अलाउ की जाती है तो उसको फिर अब हम बोल देते हैं रिबेट। इसका जो जनरली रीजन मिलता है वो मिलता है एग्जांपल पुअर या डिफेक्टिव गुड्स के केस में। पुअर क्वालिटी लिख लो, पुअर क्वालिटी या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के केस में कभी कभी हम लोग रिबेट अलाउ कर देते हैं अपने बायर को, तो उसकी हम रिबेट की बात करते हैं। और बाकी इसकी एंट्री वही होती है भाई, या तो एंट्री हो जाएगी रिबेट अलाउड डेबिट टू डेटर अकाउंट, वही जो रिबेट हम अलाउ कर रहे हैं, या फिर एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप सो, यस सर। तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो, एग्जाम्पल लिखना मेरे साथ साथ, एक एग्जाम्पल लिखो नीचे, एग्जाम्पल। तो इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। राम सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट। इसमें लिखो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट है 2%। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 25% was received immediately. जर्नलाइज, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी
कि आपको काम कैसे कैसे करना है। चलो, तो जर्नल एंट्री तो देखो मैं आपको सिखा ही दूंगा, इसमें करवा दूंगा। मेन मैं आपको पहले कैलकुलेशन भी दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो सिनेरियोस होते हैं, उसमें हम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। तो भाई इस सवाल में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, यहाँ पे किसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इसमें मैंने आपको सबसे पहले दी जानकारी लिस्ट प्राइस की, कि भाई हमने सामान बेचा, लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। लिस्ट प्राइस का क्या मतलब हुआ, सिंपली स्पीकिंग आप समझ लो मन में एमआरपी, कि लिस्टेड प्राइस कितनी है, भाई मैंने जो भी सामान बेचा उसमें कितनी प्राइस लिखी हुई है। प्राइस टैग होता है ना भाई, कपड़े खरीदते हैं उसमें प्राइस टैग होता है, हम ग्रोसरी वगैरह का सामान खरीदते हैं, राशन पानी का सामान खरीदते हैं, उसमें एमआरपी लिखी होती है। मतलब हर चीज की एक लिस्टेड प्राइस होती है, तो ये लिस्ट प्राइस है। अब लेकिन क्योंकि मैं ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं 10,000 का सामान 10,000 पे नहीं बेचूंगा, मैं कम से कम दाम पे बेचूंगा। तो इसमें से मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, जो कि मैंने बोला 10% का है। तो 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो अब नेट प्राइस कितने रुपए की आ गई, 9,000 की रुपए की आ गई। तो हम जो अपनी किताबों में सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअली वो कितनी वैल्यू की रिकॉर्ड करेंगे, 9,000 की। तो यही बात मैंने आपको ऊपर देखो लिखवाई भी थी, मैंने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को नेट ऑफ कर देते हैं टू डिटरमाइन सेल या परचेज वैल्यू। तो ये मैं आपको बोलना चाह रहा था कि भाई लिस्ट प्राइस मानो 10,000 है, और 10% का अगर ट्रेड डिस्काउंट है, तुम 10,000 में 1,000 रुपए का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस करके जो वैल्यू आएगी 9,000 रुपए की, ये इसको हम बोलेंगे कि ये मेरी सेल है। पहले पॉइंटर हो गया, यस। अब मैंने बोला कैश डिस्काउंट है 2%, लेकिन आंख बंद करके बच्चों कैश डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करना। अब हमें देखना है, हमें चेक करना है कि ठीक है, अब हमें 9,000 रुपए लेने हैं अपने कस्टमर से। अब इसमें से कस्टमर ने हमें 25% पैसा तो तुरंत दे दिया, और बैलेंस 75% अभी उसको देना है, यही हुआ। तो मैंने बोला भाई टोटल में से 25% हमें इमीडिएटली मिल गए, तो हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली सीधा सीधा 25% हमको दे दिए। ठीक है। तो वैसे 9,000 का 25% आ सकता है, 9,000 का 25% आ गया 2250, और रिमेनिंग जो बच गया वो बच गया 6750। तो अब बच्चों जो मैं कैश डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट जरा पढ़ो क्यों देते हैं, फॉर टाइमली पेमेंट। कैश डिस्काउंट हम देते हैं फॉर अर्ली या टाइमली पेमेंट। मैंने बोला ओरिजिनली तो मैंने वैसे क्रेडिट पे गुड्स बेचे थे, लेकिन 25% पैसा तो हमें तुरंत मिल गया कस्टमर से। तो मैं बोलूंगा भाई देखो, तुमने जितना पैसा मुझे जितना अमाउंट दे रहे हो, उस पे मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो यहां पे मैं आपको दूंगा कैश डिस्काउंट 2% का। तो आपको 25% पैसा देना है ना, तो वैसे तो 2250 बनता है 25%, लेकिन इसमें मैं 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा, विच कम्स आउट टू बी 45 रुपीज। तो आप 2250 की जगह मुझे दे दो 2205 रुपीज। हाँ, अभी बैलेंस जो पेंडिंग है वो फिलहाल पेंडिंग है, इसको मैं चाहे तो बाद में आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। जब आप इसकी टाइमली पेमेंट मुझे जब भी दे दोगे कल को, तो मैं उस टाइम पे इस पे कैश डिस्काउंट दूंगा, आज नहीं दूंगा। जब पैसा मिलेगा तब कैश डिस्काउंट दूंगा मैं। बात समझ आ गई? ठीक है। तो देखो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी। अब देखो इसकी जनरल एंट्री देखना, जो पैसा मिल रहा है उसके लिए तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना पैसा मिल रहा है सर, 2205। ठीक है। जो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसको हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखेंगे डायरेक्टली। 45 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड। जो पैसा अभी डेटर से मिलना है, क्रेडिट का जो पोर्शन है, उसके लिए हम डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो कि है शाम। तो शाम बेसिकली जो डेटर अकाउंट है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे 6750 टू सेल्स। सेल्स में हमेशा कौन सी फिगर लिखनी है, ये जिसके अराउंड मैंने गोला बनाया, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है 9,000। चेक कर लेना, ये आपकी सही एंट्री होगी। सेम सिनेरियो परचेज में भी बनेगा, सेम काम आप परचेज में भी करना। सॉरी, ठीक है।
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ऊपर एंट्री में डिस्काउंट अलाउड में लिखा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। हाँ, ये एंट्री तब होगी जब बाद में ये 75% का जब पैसा मुझे मिलेगा उस पे मैं अगर कैश डिस्काउंट जो रिमेनिंग दूंगा, तब जो मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा तो वो उस पे मैं ये वाली एंट्री पास करूंगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। यहां पे क्योंकि मुझे तुरंत कैश मिल रहा है तो मैंने तुरंत कैश कर दिया। हाँ, यहां पे अगर मैं पहले डेटर अकाउंट टू सेल करता उसके बाद मैं कैश रिसीव करने की एंट्री करता तो आपकी एंट्री हो जाती। तो मैं ऑल्टरनेटिव एंट्री भी दिखा देता हूं इसकी, और क्या एंट्री हो सकती थी और करके लिख देते हैं। पहले हम लोग लिखते पूरा सेल अमाउंट, शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं दिखा देता हूं ऑल्टरनेटिव एंट्री, नहीं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो पहले तो 9,000 की हम सेल्स एंट्री दिखाएंगे। देखो भाई, हर सिनेरियो में चेक कर लेना, 1,000 रुपए के ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई भी एंट्री दिखा नहीं दे अलग से, नो एंट्री। हम सीधा इसको माइनस करके अपनी सेल या परचेज जो भी है उसको नेट अमाउंट पे दिखाएंगे। पहले ये बात तो बिल्कुल क्लियर रखनी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली एंट्री में हम लोग करते कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 2205, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 45 टू शाम्स अकाउंट 2250 2250। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का मतलब समझ आ गया होगा। बाकी देखो रिबेट रह गया एक, रिबेट में तो बाद में देखो, रिबेट कोई पहले नहीं मिलता, रिबेट बाद में अलाउ होता है जब कस्टमर हमारे पास लड़ने आएगा कि देखो कैसे खराब क्वालिटी का सामान आपने हमें दे दिया, तो हम उसको शांत करने के बोलेंगे चिंता मत करो तेरे को हम रिबेट दे देते। तो उस टाइम हम लोग फिर रिबेट की अकॉर्डिंगली एंट्री कर देंगे। ठीक है, चलो। तो ये तो मेरी एक स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की मैं बात कर रहा था, डिस्काउंट एंड रिबेट्स की बात करी थी हमने। बाकी तो देखो सिंपल सिंपल है। सेकंड लिखना, सेकंड स्पेशल ट्रांजैक्शन है आपकी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर बिकम्स इररिकवरेबल, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स देखो फुल भी हो सकता है, 100% फुल अमाउंट के लिए भी हो सकता है, पार्शल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, ट्रांजैक्शन पे, केस टू केस पे। इसकी एंट्री सिंपल क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इसी के साइड बाय साइड चलता है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, तो बैड डेट्स रिकवर्ड की क्या एंट्री होती है? पहले इसका मतलब क्या होता है? व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ डेट which has been recognized as bad in earlier period। मतलब कोई मैंने बैड डेट पहले रिकॉर्ड कर दिया लेकिन उससे मुझे कुछ पैसा बाद में मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। इट इज ट्रीटेड एज इनकम। इसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। बैड डेट्स में भी आप लिख सकते हो इट इज ट्रीटेड एज लॉस। इसलिए हम लोग बैड डेट को डेबिट करते हैं, और बैड डेट रिकवर्ड इनकम होता है तो इसमें एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है जी, यस।
फोर्थ, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, मतलब मैंने अपना कोई स्टॉक है उसको डोनेट कर दिया या किसी चैरिटी ने दे दिया, तो इसकी बड़ी सिंपल एंट्री होती है, लिख लेना चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट। तो हम इसको एक प्रकार का खर्चा ही ट्रीट करते हैं और क्रेडिट करते हैं टू परचेज अकाउंट। ठीक है, जब भी गुड्स जा रहे हैं अदर देन बाय वे ऑफ सेल, तो फिर हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, इसको परचेज में से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिफ्थ, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो इसकी एंट्री होती है सिंपल लिखना, फ्री सैंपल या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजर। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपना कुछ छोटा मोटा स्टॉक एज फ्री सैंपल बांट देते हैं, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई कुछ कुछ कंपनियां कोई नया प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लॉन्च करती है, तो उसका छोटा सा सैंपल, मानो शैम्पू वगैरह कोई नया लॉन्च किया, कुछ किया, तो उसका सैंपल दे देती है। बीच बीच में कभी कभी ब्लिंकिट वगैरह से, इंस्टामार्ट से जब गुड्स में कुछ हम प्रोडक्ट मंगवाते थे, तो वो भी बीच में कौन सी वो एक ब्रांड है, मैं नाम भूल रहा हूँ ब्रांड का, बहुत एडवर्टाइज करते हैं वो ब्रांड, मामा अर्थ, सुना होगा आपने मामा अर्थ, है ना। तो बीच बीच में क्या होता था कि इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करते थे सामान, तो वो मामा अर्थ के थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स, शैम्पू या कुछ भी छोटा छोटा उसका सैंपल दे देते थे फ्री में। तो वो क्या है भाई, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का सैंपल फ्री में क्यों देगी, वो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए देगी, ताकि लोग यूज करें और फिर उसको खरीदे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेल्स प्रमोशन का खर्चा है, आप इसको एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं एक प्रकार की। ठीक है, तो बिजनेस इसको खर्चे की तरह मानती है कि भाई हम अपनी सेल्स प्रमोशन का खर्चा कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम जब अपनी एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हैं, तो सेल्स प्रमोशन या फ्री सैंपल जो भी है एक खर्चे को डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसको करना है, मैं बार बार बोलता रहूंगा, जब भी हम गुड्स दे रहे हैं अदर देन बाय वे ऑफ सेल, मतलब किसी को सेल कर रहे हो तो अलग कहानी है, बस सेल के अलावा अगर हम गुड्स कहीं पे जा रहे हैं हमारे, तो फिर हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कभी कभी छठे नंबर पे, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन ल्यू ऑफ सैलरी, कि हमने अपने गुड्स एम्प्लॉइज वगैरह को दे दिए सैलरी की जगह, इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब सैलरी देने की जगह हमने कुछ उनको गुड्स वगैरह दे दिए, तो उसकी क्या एंट्री है भाई, सैलरी है तो देखो खर्चा है सैलरी का, तो सैलरी तो डेबिट होगी, लेकिन टू बैंक या कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि कैश बैंक से पे नहीं करा हमने, उसकी जगह अपने गुड्स दे दिए, तो उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं टू परचेज अकाउंट। सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, मतलब बेसिक बातें हैं सारी। इसी प्रकार से मानो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, ब्रैकेट में लिख लो अब नॉर्मल लॉस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या जो भी है। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री क्या होती है, तो पहले तो भाई लॉस बाय फायर अकाउंट, देखो लॉस है ना, तो लॉस को डेबिट करते हैं टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है, हमने अपनी इंश्योरेंस वगैरह करा रखा होता है स्टॉक का, है ना। अच्छा ये अमाउंट ध्यान रखना, सब सारे अमाउंट एक कॉस्ट पे आते हैं, मैं बात शायद ऊपर भी बोलना भूल गया, जहां जहां पे गुड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू आती है, कॉस्ट, फ्री सैंपल्स हो चाहे डोनेशन हो, ये सब कॉस्ट पे आता है। ठीक है, तो लॉस बाय फायर की बात कर रहा हूं, तो
पहले तो हम लोग भाई पूरा लॉस बाय फायर टू परचेज कर देते पूरी कॉस्ट पे। उसके बाद अगर कुछ इंश्योरेंस से हमें पैसा मिल गया तो इंश्योरेंस कंपनी है ना, अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो यहां पे आ जाता है क्लेम एक्सेप्टेड। अभी मैं छोटा सा एक ऐसी एग्जांपल दे दूंगा तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। P&L अकाउंट डेबिट, तो यहां पे टोटल लॉस, क्लेम एक्सेप्टेड, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल चाहे आप लिख लेना चाहे सुन लेना, जो भी आपकी मर्जी हो। मानो मैंने बोला कि मेरे गोडाउन में आग लग गई और मेरे गोडाउन में 10,000 रुपए का या चलो 10 लाख रुपए का सामान जल के खराब हो गया। मेरे गोडाउन में आग लग गई तो मेरे गोडाउन में 10 लाख रुपए का सामान जल के राख हो गया। फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि देखो मैंने आपके पास इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है, हम आपका 80% क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब 8 लाख रुपए का क्लेम आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब इसकी देखो एंट्री कैसे होगी। पहली एंट्री में हम लिखेंगे लॉस बाय फायर टू परचेज। अब ये चोरी भी हो सकती है तो यहां पे लॉस बाय थेफ्ट लिख देंगे, जो भी है, लॉस बाय फायर टू परचेज। तो हमने बोला भाई देखो सामान तो 10 लाख रुपए का खराब हो गया, सामान तो 10 लाख रुपए का पूरा खराब हो गया। उसके बाद मेरा 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी हाथ के हाथ पैसा नहीं देती, इसलिए फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे 8 लाख से कि ये भाई अब ये 8 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलने हैं, रिसीवेबल है, अब ये मेरा एसेट बन गया। ठीक है, 2 लॉस बाय फायर पूरा खत्म हो जाता है 10 लाख का, और बैलेंस जो 2 लाख का हो गया, ये क्या है, ये एक्चुअल लॉस है। आप खुद सोचो ना, अगर 10 लाख का सामान मेरा जल गया, उसमें से 8 लाख रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, तो मेरा एक्चुअली लॉस कितना हुआ है, 2 लाख का ही तो हुआ है। तो ये जो मेरा एक्चुअल लॉस है, इसको हम फाइनली P&L अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री करने का एक कंबाइंड तरीका भी हो सकता है, एक और तरीका भी हो सकता है, हम सीधा सीधा बोले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8 लाख, लॉस बाय फायर जो बेसिकली P&L में जाएगा सीधा 2 लाख, टू परचेज। ये भी एक ऑल्टरनेटिव आपका एंट्री करने का हो सकता है। दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव। पॉइंट समझ आ गया? तो ऐसी कोई डिफिकल्ट एंट्री नहीं है, कोई बहुत टेक्निकल एंट्री नहीं है, बस बेसिक एंट्री बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये कंबाइंड एंट्री चाहे यहां पे लिख भी ले लेता हूं कि ये भी एंट्री हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट भी लिख लो, इसमें कॉस्ट आ जाएगी टोटल, कितनी कॉस्ट का सामान जल गया, यहां पे क्लेम एक्सेप्ट जितना भी करा इंश्योरेंस कंपनी ने, क्लेम एक्सेप्टेड, यहां पे बैलेंस फिगर जो बेसिकली आपका एक्चुअल लॉस होगा। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग जर्नल एंट्री फॉर लॉस बाय फायर। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार एग्जाम्पल वापस से एक बार देख लो चाहे तो। मैंने एग्जाम्पल में बोला 10 लाख का सामान जल के राख हुआ, लॉस हुआ, उसमें से 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। तो मैंने 2 तरीके से एंट्री बना के दिखा दी, एक लंबे तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से। लंबे तरीके से मैंने बोला पहले तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर लो पूरे 10 लाख से जितने का सामान गया। परचेज अकाउंट आपको पूरा खत्म करना है, जितनी भी कॉस्ट का सामान जितनी भी कॉस्ट का नुकसान हुआ है, सॉरी, उतने अमाउंट से आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, अब उसमें से 8 लाख रुपए का क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो अगली एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे 8 लाख से, और टू लॉस बाय फायर 10 लाख करेंगे, और जो एक्चुअल लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, वो हम P&L अकाउंट में डायरेक्टली डाल देंगे। ठीक है, या फिर आपको सीधा डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, यहां पे जो स्मार्ट वे कह सकते हो, दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग द जर्नल एंट्री।
इंश्योरेंस कंपनी को सीधा लिख दो, डेबिट कर दो 8 लाख से कि पैसा मिलना है इंश्योरेंस कंपनी से। लॉस बाय फायर को डेबिट कर दो नेट लॉस के अमाउंट से 2 लाख से, जो एक्चुअल पीएनएल में जाएगा। टू परचेज अकाउंट कर दो पूरा 10 लाख से, परचेज अकाउंट तो 10 लाख से ही क्रेडिट होना। ठीक है, यस सर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और लास्ट 8 लिख लो, ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स देखो बच्चों 2 तरीके से हो सकती है। ड्रॉइंग्स या तो कैश में या बैंक से हो सकती है, या फिर ड्रॉइंग्स गुड्स की हो सकती है। ठीक है, गुड्स का मतलब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, है ना। अगर कैश या बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो क्या एंट्री हो जाती है, वो मैं ऊपर भी वैसे लिख के आपको दिखा चुका जब मैंने आपको ट्रांसफर एंट्री समझाया था। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। वहीं अगर गुड्स विड्रॉ होते तो उसकी क्या एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स जा रहे हैं परचेज अकाउंट, सेल हो रही है तो अलग बात है, वरना उसके अलावा अगर गुड्स जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। बस ये बात ध्यान। ठीक है, तो इसी के साथ फाइनली अब जाके आपका जर्नल वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। तो आई होप जर्नल वाले पोर्शन में आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ ना हो। जहां पे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो मैंने आपको बता दी। सारी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अपनी तरफ से ज्यादा ही आगे जाके कराई। मतलब आपकी किताब में कोई भी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा होगा नहीं, आपको ज्यादा लेवल पे अलग से मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने करा दिया। जितने भी जर्नल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वाले वो भी करा लिए। तो इतना आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजर वाला पोर्शन भी आपका निपटा देंगे, उसमें ज्यादा कुछ आपको बताने के लिए है नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जर्नल तक जितनी भी बातें हमने करी हैं सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रही है, तो बच्चों इनको शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लेक्चर आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाए। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट आपका मिलेगा तो बहुत, मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे और बढ़ावा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने का। बाकी बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आप फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन चाहते हैं। तो हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी, हम जिसमें लेजर वाला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।